नमस्कार बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनूप सिंह बहस में। और अभी जैसे 9th क्लास के लिए मैंने 3rd चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो 9th क्लास के लिए अब 3rd चैप्टर के बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास में दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो हम आज पढ़ने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में कि ये होता क्या है, इसे किस तरह से हम समझ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4.1 यानी प्रश्नावली 4.1, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो हमारे पास टॉपिक है वो हम देखते हैं आज की किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम बात करें दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो पहली चीज़ आती है हमारे पास ये चर क्या है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास जो गणितीय राशियाँ होती हैं वो हमारे पास कितनी होंगी, दो प्रकार की होंगी, चर और अचर। ये अचर है, अचार नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अचर मतलब क्या होते हैं हमारे पास में, जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, कांस्टेंट, उन सबको हम क्या बोलेंगे, अचर, या न्यूमरल्स या नंबर जितने होते हैं उन सब को हम क्या बोलेंगे, अचर। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब से मिलती जुलती, मतलब जो भी नंबर हैं, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, चाहे आपका नेचुरल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, कुछ भी हो, प्राकृत संख्या हो, ठीक है, या सम्मिश्र संख्या हो, कुछ भी, वो सब नंबर हमारे पास क्या कहलाएंगे, अचर, जिनमें नंबर होने चाहिए, फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, इनका मान कभी बदलता नहीं है। चर हमारे पास क्या होते हैं, जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान बदलता रहता है, किसके अकॉर्डिंग, दिए गए नियम के अकॉर्डिंग, नियम या कथन के अनुसार। ठीक है, तो दिए गए नियम या कथन के अनुसार जब आपका कोई भी मान, किसी भी राशि का मान बदलता रहता है, उसे हम बोलेंगे चर राशि। जैसे कि x, y, a, b, c, ये सारी राशियाँ हमारे पास क्या होगी, चर राशि। ठीक है, अचर राशि के बारे में मैंने बता दिया, कांस्टेंट से रिलेटेड होती है, और चर राशि हमारे पास ये वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं वेरिएबल, यानी वेरी करने वाला, यानी जिसका मान फिक्स ना हो, तो वो होते हैं हमारे पास में अचर राशियाँ। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास अगर मैं अचर राशि और चर राशि के सम्मिश्रण की बात करूं, तो हमने बात करी है नाम में दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो जैसा दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, तो यहाँ रैखिक समीकरण कौन से होते हैं, जिनकी घात क्या होती है, एक, जिनकी घात क्या होती है, एक। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 3x + y प्लस इक्वल्स टू 7। ठीक है, यहाँ इस चर की घात कितनी है, एक, इस चर की एक, यहाँ मैंने 7 लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर वेरिएबल है ही नहीं, तो हम हमेशा घात किसकी देखते हैं, वेरिएबल की देखते हैं, यानी चर की देखते हैं। चर की घात एक, एक यहाँ नहीं है, मतलब 0। तो यहाँ पर इन सभी पदों में मैं बात करूँ, सबसे बड़ी घात कौन सी है, एक। तो ये क्या हो गए, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो रैखिक समीकरण कौन सा होगा, जिसकी घात क्या होगी, एक होगी। ऐसे ही मैंने बोला 3x = 5, तो यहाँ पर भी x एक ही वेरिएबल दे रखा है, इसकी घात कितनी है, एक, इसकी घात कितनी है, 0, मतलब इसकी घात 0 है, इसकी घात 1 है, तो हमारे पास बड़ी घात क्या होगी, एक, सबसे बड़ी घात क्या हुई, 1, तो घात 1 होने की वजह से ये भी क्या हुआ, रैखिक समीकरण। और एक और मैं इक्वेशन बताता हूँ, 3x + 4y + 5z = 9, इस तरह से आपको दे दिया। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, x की घात 1, यानी हमारे पास इसकी घात 1, इस पद की घात 1, इस पद की घात 1, इस पद की घात 0, तो सबसे बड़ी घात क्या हो गई, 1, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, घात 1, यानी ये भी रैखिक समीकरण। ठीक है, तो हमारे पास में रैखिक समीकरण की कंडीशन क्या है, घात कितनी होनी चाहिए, 1। अब ये जो होगा,
और ये जो समीकरण होगा और ये समीकरण होगा, ये तीनों थोड़ा सा डिफरेंस भी रखते हैं। कैसे? यहाँ हमने कितने वेरिएबल यूज़ किए हैं? फर्स्ट वाली इक्वेशन में कितने वेरिएबल यूज़ किए हैं? 2, यहाँ 1, यहाँ 3, यानी कितने वैरायटी के हैं? एक साथ नहीं, अलग अलग वैरायटी कितनी है? तो यहाँ 2 हैं x और y, यहाँ 1 है x और यहाँ 3 है x y z। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये हुए 3 चरों वाले, ये 1 चर वाले और ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो अब समझ में आया 1 चर वाले, 2 चर वाले और 3 चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? तो ये हमारे रैखिक समीकरण और इस तरह से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 फॉर्म में आपको एक समीकरण को लिखना है। या ये तो पहला फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट हमारे पास हो गया, दिए गए कथन को रैखिक समीकरण में लिखो। ठीक है, दो चीज़ें आ गई, या तो हमारे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्म में, या दिए गए कथन को रैखिक समीकरण में लिखो। इन दोनों फॉर्म में से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसके कि किस तरह से ये क्वेश्चन बनेंगे। तो बच्चों, जैसा हमारे पास मैंने क्वेश्चन के बारे में बात करी, एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो हम क्या मानते हैं कि दोनों का जो मान है, यानी दोनों के जो कीमत है वो अलग अलग मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहला जो मान मानेंगे तो यहाँ बोलेंगे माना कलम की कीमत बराबर x रुपये और नोटबुक की कीमत बराबर y रुपये। ठीक है, तो हमारे पास में कलम की कीमत हो गई x रुपये, नोटबुक की कीमत हो गई y रुपये। अब इन दोनों को मानने के बाद में इसने क्या बोला कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है। मतलब नोटबुक की कीमत तब जाके निकलेगी, नोटबुक की कीमत जो निकालेंगे हम वो क्या होगी, दुगनी होगी कलम की कीमत से, कलम की कीमत से। ओके, तो कलम की कीमत से क्या होगी, दुगनी हो जाएगी नोटबुक की कीमत। तो नोटबुक की कीमत हमारे पास क्या थी, भाई मैंने इसको y माना है, y बराबर दुगनी किसकी, x की, मतलब y बराबर 2x। या आप कह सकते हैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या आप यूँ बोल सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर 0। ओके, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली 2x माइनस वाई बराबर 0 भी कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन के पैटर्न हैं, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। दोनों की कीमत अलग अलग मानी और उसके बाद सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। सेकंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, इसमें सभी को हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 फॉर्म में रखना है। तो देखिए यहाँ ये बहुत आसान सा है, 2x प्लस 3y बराबर ये फॉर्म दे रखा है। तो आप इसे क्या करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो गया, c, ये a और ये b। ठीक है, अब यहाँ a बराबर क्या होगा 2, b बराबर 3 और c बराबर माइनस 9.35 बार, 5 के ऊपर बार है। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पर बात करते हैं। इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको यहाँ साइड में सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ इस पार्ट में ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा 5, ऊपर हो जाएगा हमारे पास में 5x प्लस यहाँ y की जगह क्या हो जाएगा y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस वाई प्लस माइनस 50 बराबर 0। ओके, ये बन गया, क्योंकि 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया।
तो a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -50। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया। तो यहाँ देख सकते हैं, सॉरी ये थोड़ा ऊपर हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 5 लेने के बाद में यहाँ हो गया 5x + y - 50 अपॉन 5, और इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 5x + y - 50 इक्वल्स टू 0। यहाँ a की वैल्यू हो गई 5, b1 c -50। ठीक है, इसी तरह से ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2x + 3y - 6 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई, -2, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू -6। ख़त्म, इतना सा है। यहाँ पर देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा, x - 3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो गई, कितनी है, 1। ठीक है, b की वैल्यू आप कितनी कर सकते हैं, -3, और c की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 0। दैट्स इट। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 2x -5y इधर आएगा +5y हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से यहाँ बात करते हैं। ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं ax + by + c इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 3, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ b 0 है क्योंकि y के साथ कुछ है ही नहीं। अब बाकी के 2 क्वेश्चन से ये आप होमवर्क में एज ए होमवर्क आप कर सकते हैं। बस 2 ही क्वेश्चन आपको करना है, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व करवा दिए हैं। तो होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, यहाँ तक आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये कंप्लीट है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद बच्चों। तो अभी आपने प्रश्नावली में देखा कि हम किस तरह से इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इवन हमने ये भी देखा कि जो भी हमारे पास में इक्वेशन है वो ax + by + c इक्वल्स टू 0 फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी। तो आपको होप सो पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आप इसी तरह से कंटिन्यूअसली बने रहिए और रोज़ अपडेट देखते रहिए आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस में। मैं अनूप सिंह बैस आपके लिए इस तरह से कंटिन्यू वीडियो अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।